जो मुझे हाउसिंग की वो जो सैनेट की कायमा कमेटी उसका चेयरमैन मुझे बनाया मेरे कायद ने, मेरी जिम्मेदारी उन्होंने ये डाली कि वैसे जो हाउसिंग के कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि जितनी पाकिस्तान में या हाउसिंग सोसाइटी बनती है या वफाक के अंडर जो बन रही होती है, चाहे वो CDA बना रहा है या FGHA फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी बना रही है, उसमें जो कोई होती है ना कि कोई कंप्लेन होती है या कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, 10-10 साल हो जाते हैं और लोगों को फिर वो जो है वो घर मिलते नहीं, तो फिर उसके लिए हम वो चीज़ें वो फाइल मंगवा लेते हैं और जो ज़िम्मेदार होते हैं उनको भी बुला लेते हैं, चाहे वो चेयरमैन CDA हो, चाहे वो हाउसिंग के जो चेयरमैन हैं वो हों, चाहे वो FGHA के DG हों, तो हम उनसे पूछते हैं। अगर हमें उन फाइलों में कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो फिर हम उस पर जो है ना वो बिल्कुल फौरी अमल कराते हैं और जो जिसकी गलती होती है वो चाहे कोई सेक्रेटरी है कोई है, फिर वो उस पर जो है ना उस गलती को ठीक करता है और जो कंप्लेन होती है लोगों की जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर वो जिस तरह की एक मिसाल है मरी में जो लोगों के कब्ज़े थे, मैं खुद वहाँ गया और पूरी कायमा कमेटी जो मेरे साथ थी सेनेटर वो भी गए और वो जाके मैंने कमिश्नर पिंडी को भी बुलाया था, सब वो उधर गए और वो जगह थी वो PWD जो आज अब हाउसिंग के अंडर आ गया, तो वो जो लोग थे वो वैसे माफिया वहाँ बैठा हुआ था, उनको वहाँ से रिमूव कराया और बाकी जो लोग थे जिनके कोर्टों में केस चल रहे थे, फिर हम वो वकला जो होते हैं, जो अच्छे वकला जिनका नाम होता है वो हायर करते हैं और हम कहते हैं अपनी जो FGHA है या कोई भी है कि इनको आप हायर करें और जल्दी से जल्दी इसका फ़ैसला कराएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिले होते हैं, वो तारीखें डेटें लेके तो टाइम गुजारते रहते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम उनको ठीक करते हैं। हमें मुश्किलात आती हैं लेकिन PM साहब हमारे सर पे बैठे होते हैं, अल्लाह उनको खुश रखें, तो फिर वो भी हमें पूरा हम पे तवज्जो देते हैं और जो माफिया होती है फिर हम उनको माफ़ नहीं करते। आपको पता है मैं उन लोगों के वैसे ख़िलाफ़ होता हूँ जो माफिया बन के लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करते हैं। बट साहब आप मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ पर 11 जून हो गई, आप डर के पाकिस्तान से भागे हैं क्योंकि आज तो इमरान खान की जमानत हो चुकी होगी। हाँ जी, इमरान खान जेल में है, हुकूमत ने तो नहीं भेजा, इमरान खान जेल में अपने काम की वजह से, जब अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करेगा बाहर आ जाएगा। हमने तो उसकी वो रजीम का मुकाबला किया है, तो इमरान खान साहब 9 मई की मेरा ख्याल है, मैं कहूँ मैं हर टी प्रोग्राम में बैठ के कहता हूँ कि अगर वो कौम से माफ़ी मांग लेता, अपनी फोर्सेस पे हमला करने वालों को डिसओन करता, तो मेरा ख्याल है अदालतें भी उसको माफ़ कर देती। अब भी टाइम है कि वो अदालतों में जाए, अपनी जाके बेगुनाही साबित करे। वो लोग हैं जिन्होंने अदालतों अपनी फोर्सेस पे हमले किए हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। वो कैसे कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? ये तो दुश्मन करता है, तो उसका जो है वो हिसाब उन्होंने देना है अदालतों को। अदालतें अगर उनको रिलीफ देंगी तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होता। नासिर साहब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जो ज़मीनें और जायदाद है पाकिस्तान के अंदर, उस पर वो कब्ज़ा माफिया जो कब्ज़ा करती है, उस हवाले से आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने कुछ महीने पहले देखा होगा कि अब नई अदालत बनी है जो सिर्फ ओवरसीज़ के लिए है। 3 महीने में उसका फ़ैसला होता है और वो अगर वो कंप्लेन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओवरसीज़ के लिए वहाँ बहुत काम हो रहे हैं। मैं भी ओवरसीज़ हूँ। जब मैंने सेनेट में खड़े होकर ये कहा था, अगर आप मेरी तकरीर सुन लें, कि ये जो फ़ैसला हुआ है, कब्ज़ा कौन करता था? अपने रिश्तेदार जो ओवरसीज़ के बाहर होते हैं, उनके रिश्तेदार कब्ज़ा करते थे। अब उनकी पुलिस भी लैदा हो गई है और अदालत भी लैदा बन गई है जो काम कर रही है, और 90 डेज में उन्होंने फैसला करना होता है। ये सबसे बड़ा रिलीफ है ओवरसीज़ को। अच्छा, तो उस हवाले से अब जो पाकिस्तान नहीं जा सकते, यहाँ के ओवरसीज़ हैं, तो वो यहाँ से किस तरह से कर सकते हैं? उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या लाएअमल आपने किया है? वो पोर्टल पे ना यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कंप्लेन वहाँ जाती है, उसका रिस्पांस उनको मिलता है। वहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो मसाइल हैं वो जो जिस तरह वो बताते हैं उसके मुताबिक अमल होता है। और इन लोगों के वहाँ कोई रिलेटिव कोई होता है, फिर अदालतों में जाते हैं और 90 डेज़ के अंदर ये फैसला होता है। ख़ासकर ओवरसीज़ के लिए अदालत बनी है और किसी के लिए नहीं। और ये बिल पास हुआ था, अब ये अदालत काम भी कर रही है। अच्छा, नासिर भट्ट साहब, रियल इस्टेट सेक्टर के लिए इस बजट में हुकूमत ने काफ़ी सहूलतें दी हैं। फेडरल जो टैक्स है वो भी माफ़ किया है, स्टैम्प ड्यूटी में भी कमी, विद होल्डिंग टैक्स भी। तो क्या आप समझते हैं जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसको अब कोई इसमें दोबारा शुरू होगी हिलजुल, कोई मार्केटिंग का, कोई इसमें खरीदो फरोख्त? क्योंकि बड़ी देर से ये सेक्टर डाउन है। नहीं, ये बड़ी देर से था, ये बहुत अच्छा हुआ। देखें इस वक्त में IMF के साथ है, जिस जंगल में हम फंसे हुए हैं, ये रियल एस्टेट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है।
अब तो इतना आपको इसमें आप सीमेंट भी सस्ता मिलेगा, सरिया भी सस्ता मिलेगा, उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया, तकरीबन 1% रह गया। और अब प्रॉपर्टी जो लोग ख़रीद और फरोख्त करते थे उस पर भी पहली दफ़ा कोई उसके ऊपर चार्जेस नहीं होंगे, टैक्स नहीं होगा। तो जो ये बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो रुक गए थे। अब ये काम चलेगा इंशाल्लाह। और इस रियल इस्टेट के काम से आप देखें फिर लोगों की जॉब निकलेगी, काम होगा। और ये हुकूमत का बहुत अच्छा फ़ैसला है, उन्होंने टैक्सेस में कमी करके इसको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि रियल इस्टेट का काम चले।